तो इस लेक्चर में हम लोग कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, इज़ इट पॉसिबल फॉर टू डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस टू रिप्रेजेंट द सेम सेट एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। तो क्या एक सेट को दो डिस्क्रिप्शन से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 2, 4, 6 और 8। ठीक है, तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन 10। ठीक है, तो क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं? अब देखिए, ए इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन 10, तो यही सारे नंबर्स आ जाएंगे। ए एक सेट हो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स का, 2, 4, 6, 8 पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं और 10 से छोटे हैं, तो हमने इस सेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, दूसरा इसका रिप्रेजेंटेशन होगा कुछ इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, ए इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड लेस देन 10। ठीक है, एंड x इज लेस देन 10। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस चीज़ को हमने इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर दिया और इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि x कुछ ऐसा है, x इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड लेस देन 10। तो अगर x एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है और 10 से छोटा है, तो 2, 4, 6 और 8 हमारे सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो ये जो चीज़ है ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, और ये जो चीज़ है ये रोस्टर फॉर्म है। और ये चीज़ जो है इसको हमने वर्डों के माध्यम से आपको बताया है। ये हम कह सकते हैं कि एक वर्बल फॉर्म है। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये एक वर्बल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो इस सेट को हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन कुछ ये है, इसका डिस्क्रिप्शन कुछ ये है, लेकिन दोनों ही चीज़ें इसी सेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर यस लिखा है। ठीक है, तो ये ऐसा हो सकता है कि एक ही सेट को हम लोग दो डिस्क्रिप्शन से डिस्क्राइब करें। ठीक है, तो स्क्रीन पर आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन सेकेंड, कैन अ कलेक्शन फेल टू बी अ सेट बिकॉज ऑफ एम्बिग्यूटी, गिव एन एग्जाम्पल। क्या एक सेट फेल कर सकता है एम्बिग्यूटी की वजह से, मतलब कि अस्पष्टता की वजह से? तो एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ए एक सेट है जो कि मैं लिख दूँ कि ब्यूटीफुल नंबर, ब्यूटीफुल नंबर। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं, आपके दिमाग में कौन से नंबर आ रहे होंगे? क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और नंबर हैं, आपके दिमाग में कुछ और नंबर हैं। हो सकता है आप किसी दूसरे नंबर को पसंद करते हो। सपोज करिए आपका फेवरेट नंबर 2 है, मेरा फेवरेट नंबर 7 है। तो ब्यूटीफुल नंबर डिफरेंट पीपल के अलग अलग हो सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग ये बात कह सकते हैं कि एम्बिग्यूटी की वजह से एक सेट फेल हो जाएगा। ठीक है, यस,
ठीक है, वी कैन से अ सेट will fail because of ambiguity। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है, जो कि है वाई द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इररेलेवेंट इन अ सेट बट इसेंशियल इन अ सीक्वेंस। कि एक सेट में ऑर्डर जो होता है सेट का इररेलेवेंट होता है, लेकिन सीक्वेंस में वही ऑर्डर इसेंशियल होता है। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं पहले। तो सपोज करिए कि हमारे पास एक सेट है 2, 4 और 6। ठीक है, एक सेट हमने ले लिया। तो ठीक है, इस सेट को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सपोज करिए इसको हमने ए डैश बोल दिया, 4, 2, 6। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि सेट ए में एलिमेंट 2, 4, 6 हैं और ए डैश में 4, 2, 6 हैं। मतलब सारे के सारे एलिमेंट जो ए में है वो ए डैश में भी हैं, लेकिन यहाँ पर पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है। यहाँ पर पहले 4 है, फिर 2 है, फिर 6 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए डैश में इसका जो ऑर्डर है इसको मैंने चेंज कर दिया है, लेकिन फिर भी इस सेट में ए और ए डैश आपस में इक्वल होंगे। अब मैंने यहाँ पर इसको इक्वल लिखा है, तो इसके पीछे की इन्फॉर्मेशन क्या है? तो इन्फॉर्मेशन ये है कि इसमें जो सारे एलिमेंट हैं ए में, वो सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं ए डैश में। इस वजह से हमने यहाँ पर लिखा है ए इज़ इक्वल टू ए डैश। ठीक है, तो बेसिकली सेट में ऑर्डर उतना मैटर नहीं करता है। ठीक है, सेट में हम सिर्फ ये देखते हैं कि एलिमेंट उस सेट में मौजूद हैं या फिर नहीं, ऑर्डर से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन सीक्वेंस में ये चीज़ नहीं होती। अगर सपोज करिएगा कि ए और ए डैश एक सीक्वेंस है, तो इसमें हम ये नहीं लिख सकते कि ए इज़ इक्वल टू ए डैश। ठीक है, अब देखिएगा, अगर हम यहाँ पर लिखें 2, 4 और 6 को, और एक जो ए डैश हमारा है उसको हम कुछ इस तरीके से लिखें 4, 2 और 6। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें तो ये 2 आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस लें तो ये भी 2 आएगा। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस लेने पर यहाँ पर -4 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस लेने पर यहाँ पर -2 आएगा। ठीक है, तो आप देखिए ऑर्डर को बदलते ही इनका डिफरेंस बदल गया। और सीक्वेंस जो होती है हम लोग उसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न को देखते हैं। जैसे हमारा एपी हो गया, एपी, जीपी, एचपी, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये होती है, इसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है जिससे हम ये पता कर लेते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है या फिर जीपी में है या फिर एचपी में है। तो हम लोग एक पैटर्न को देखते हैं, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम बता देते हैं कि वो चीज़ एचपी में है, जीपी में है, किस में है। तो एपी में बेसिकली होने का मतलब इसका डिफरेंस इसका डिफरेंस सेम होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। ठीक है, और एचपी में, जीपी में हमारा रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का। तो इस वजह से सीक्वेंस में ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, और सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को दिख रहा होगा, जिसमें मैंने आपसे पूछा है कैन 2 इनफाइनाइट सेट बी इक्विवेलेंट इवन इफ़ वन अपीयर्स मच लार्जर देन द अदर। इसका मतलब है कि 2 इनफाइनाइट सेट को हम इक्विवेलेंट कह सकते हैं अगर एक जो हमारा इनफाइनाइट सेट है दूसरे वाले इनफाइनाइट सेट से बहुत बड़ा दिखे तो। अच्छा, तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सपोज करिए कि हमारे पास एक सेट है ए नेचुरल नंबर्स का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट डॉट करते हुए। ठीक है, मतलब ये इनफाइनाइट सेट है नेचुरल नंबर का। एक सेट बी है
इसमें एलिमेंट कुछ ले लेते हैं 2, 4, 6, 8 और 10 ऐसे डॉट डॉट करते हुए। तो दोनों ही इनफाइनाइट सेट है। इसको हम इक्विवेलेंट बोल सकते हैं या फिर नहीं बोल सकते। ठीक है, ये वाला सेट छोटा दिख रहा है, ये वाला सेट बड़ा दिख रहा है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है हम लोगों को, लेकिन क्या इसको हम इक्विवेलेंट बोल सकते हैं? इक्विवेलेंट सेट का मतलब ये होता है कि इसमें जितने एलिमेंट हैं उतने ही एलिमेंट इसमें हैं या फिर नहीं। अगर इसमें 3 एलिमेंट हैं तो इसमें भी 3 एलिमेंट होने चाहिए, अगर इसमें 4 एलिमेंट हैं इसमें भी 4 एलिमेंट होने चाहिए। तो चलिए इसे समझते हैं। तो क्या हम ये बात कह सकते हैं कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ बी। यहाँ पर मॉड का जो मतलब है, मॉड नहीं, इसको हम लोग दो डंडी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे किसी नंबर के सामने अगर हम लोग लगा देते हैं तो इसको हम बोलते हैं मॉड, तो इसको हम लोग लिखते हैं 2। अगर ये माइनस साइन के साथ आ जाता है तो इसको हम लिख देते हैं 2, इसको पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, अगर ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के सामने आ जाए, सपोज करिए कुछ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a + ib, ठीक है, तो ये उस पॉइंट की ऑरिजिन से डिस्टेंस को बताता है। ठीक है, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, दो डंडी है, ठीक है, जो दो डंडी है इसका अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या मीनिंग है? यहाँ पर इसका कार्डिनैलिटी से लेना देना है। तो क्या ए में जितने एलिमेंट हैं, मतलब कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ बी, क्या यहाँ पर होगा या फिर नहीं? हमें बेसिकली यही पता करना है। तो ऐसा लग रहा है कि इसमें 2, 4, 6, 8 है, 10 है, इसमें भी है 2, 4, 6, 8, 10। इसमें तो नहीं है, इसमें 1 नहीं है, मतलब इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट होने चाहिए वो इससे कम होने चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी कार्डिनैलिटी इसके कार्डिनैलिटी के बराबर नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसको हम समझते हैं कैसे, ठीक है, इसको समझ लेते हैं किस तरीके से। तो इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं, देखिए। अच्छा, ये बात तो यहाँ पर कंफर्म है कि जो B है वो सबसेट है A का। ठीक है, B इज़ अ सबसेट ऑफ A, मतलब B में जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट A में मौजूद हैं, लेकिन A वाले सारे एलिमेंट इसमें नहीं है। यहाँ पर देखिएगा 1 इसमें नहीं है, ठीक है, और 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, मतलब ऑड नंबर्स यहाँ पर नहीं है, ऑड नंबर्स। अच्छा, अब इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं। सपोज़ करिए कि मैं 2 को 1 के साथ मैच करता हूँ, 4 को 2 के साथ करता हूँ, 6 को 3 के साथ करता हूँ, 8 को 4 के साथ करता हूँ, 10 को 5 के साथ करता हूँ। यहाँ पर 11 होगा, 11 को 6 के साथ, यहाँ जो नंबर होगा इसको इसके साथ, यहाँ जो नंबर होगा इसको इसके साथ, यहाँ नंबर होगा इसको इसके साथ, ऐसे करते हुए सारे नंबर्स को मैं मैच कर देता हूँ। तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि ये जो सारे एलिमेंट हैं इसके साथ मैच हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में सारे एलिमेंट यहाँ पर इसके साथ मैच हो जाएंगे। तो मतलब इसमें जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स इसमें हैं। ठीक है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो कार्डिनैलिटी ऑफ ए है वो बराबर होगा कार्डिनैलिटी ऑफ बी के। ठीक है, और B जो है A का सबसेट है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि B में जितने एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट A में मौजूद हैं, लेकिन A वाले सारे एलिमेंट इसमें नहीं हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि दो सेट अगर इनफाइनाइट हैं फिर भी जो है उनकी कार्डिनैलिटी सेम हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पर B जो है A का सबसेट है। ठीक, अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। तो एक एग्जांपल लेते हैं नेचुरल नंबर्स का। यहाँ पर हमारे सामने देखिएगा ये 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ प्लस इन्फिनिटी ले लेते हैं। ठीक है, ये नेचुरल नंबर है n। ठीक है, और हम लोग इंटीजर ले लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4,
5 6 प्लस इन्फिनिटी, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारा इंटीजर को डिनोट कर रहा है या नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है। तो क्या ये दोनों ही इनफाइनाइट सेट होंगे? ये बात तो कंफर्म है, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट इनफाइनाइट है, इसमें भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट इनफाइनाइट है। लेकिन हमसे पूछा ये है कि क्या ये दोनों सेट इक्विवेलेंट होंगे या फिर नहीं। इक्विवेलेंट होने का मतलब है इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं वो इसमें भी हो जाएं। तो फ़िलहाल के लिए अगर हम इस तरीके से सोचें कि अच्छा, एक बात ये है कि जो नेचुरल नंबर है वो यहाँ पर सबसेट है इंटीजर का। ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर के जो सारे एलिमेंट हैं वो देखिए यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन क्या इसकी कार्डिनैलिटी सेम होगी? क्या हम ये कह सकते हैं कि कार्डिनैलिटी ऑफ नेचुरल नंबर ये बराबर होगी कार्डिनैलिटी ऑफ इंटीजर के? अच्छा, तो इसको समझते हैं फिर मैचिंग के थ्रू। अगर हम 0 को 0 के साथ मैच कर दें और 1 को 1 के साथ और 2 को -1 के साथ, 3 को 2 के साथ, 4 को -2 के साथ और 5 को 3 के साथ, 6 को -3 के साथ, बिल्कुल इसी तरीके से मैचिंग करते जाएं तो सारे एलिमेंट मैप हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, 0 को 0 के साथ, 1 को 1 के साथ, 2 को इधर लाया, 3 को इधर किया, 4 को इधर लाया, 5 को इधर किया, 6 को इधर लाया, अगला नंबर 7 को इधर करेंगे, 8 को इधर करेंगे, 9 को इधर करेंगे, 10 को इधर करेंगे। ऐसे करते हुए सारे एलिमेंट को हम मैच कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर में, तो वो सारे के सारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट इसमें भी हैं। ठीक है, दोनों के नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्डिनैलिटी ऑफ नेचुरल नंबर ये बराबर होगी कार्डिनैलिटी ऑफ इंटीजर के। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा हम कह सकते हैं यस। ठीक है, कि दो इनफाइनाइट सेट के कार्डिनैलिटी सेम हो सकती है। अगर कार्डिनैलिटी सेम हो जाएगी तो उसे हम इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा। इसमें मैंने पूछा है इफ़ सेट ए हैज़ एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स, हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट डज ए हैव। तो एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट हैं, तो हमें ये बताना है कि उसके कितने प्रॉपर सबसेट बनेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि प्रॉपर सबसेट होता क्या है। एक छोटे से एग्जांपल से रिवाइज कर लेते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 और 2। ठीक है, इसके सारे सबसेट्स क्या होंगे? एक होगा नल सेट, एक होगा 1, एक होगा 2 और एक होगा ये सेट खुद। ठीक है, हर सेट खुद का सबसेट होता है और 5 सबका सेट सबसेट होता है, मतलब नल सेट। तो ये जो आपको दिख रहा होगा इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट। और ये जो दिख रहा है आपको, जो ये सेट है खुद, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना है तो हमें पता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n। ठीक, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 2, तो 2 की पावर 2 ये आ जाएगा 4। तो इसके 4 टोटल सबसेट बनेंगे। यहाँ पर 4 टोटल सबसेट हैं भी, 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन हमें बताना है प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट में से हमें एक हमेशा घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सेट है इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। मतलब ये जो सेट खुद है तो इसमें से हम एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 3। तो इसके जो प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे वो 3 हो जाएंगे। मतलब हम इसे कह सकते हैं 2 की पावर n-1। ठीक है, ये हो गया हमारा फार्मूला। तो अगर इसके पास मान लीजिए 5 एलिमेंट होते तो हम लोग क्या करते? 2 की पावर 5 -1 कर देते, तो कितना आ जाता? 32 -1 मतलब कितना? 31। तो इस अगर हमारे पास 5 एलिमेंट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ़ प्रॉपर सबसेट हमारे पास 31 होंगे, जो कि 2 की पावर n-1 से निकलेंगे। मैंने आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझा दिया। ठीक है, तो 2 की पावर 5 मतलब 32 -1 जो कि 31 आ जाएगा। तो इसके टोटल 31 प्रॉपर सबसेट बनेंगे अगर हमारे पास एक सेट हो जिसके अंदर 5 एलिमेंट हों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कैन 2 सेट्स हैव द सेम कार्डिनैलिटी
बट नॉट बी इक्वल। तो क्या ऐसा हो सकता है कि दो सेट के पास सेम कार्डिनैलिटी हो, मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट दोनों में बराबर हों, बट वो दोनों इक्वल ना हो? तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। यस, ठीक है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास सेट है 3, 6, 9 और एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 4, 8 और 10, ठीक है। तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए यहाँ पर कितना है? 3 है, और कार्डिनैलिटी ऑफ बी कितना है? ये भी 3 है। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ बी, मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं और बिल्कुल हो सकते हैं। और ये देखिए इक्वल नहीं है, इक्वल का मतलब इक्वल सेट, ठीक है। इक्वल सेट आप लोगों को पता होगा कि अगर इसमें भी 3 होता, इसमें भी 6 होता, इसमें भी 9 होता, तब ये इक्वल सेट कहे जाते, ठीक है। तब ये इक्वल सेट होते, कार्डिनैलिटी भी सेम होगी और सारे के सारे एलिमेंट जो इसमें हैं वही एलिमेंट इसमें भी होते, तो ये बात हम कहते हैं कि ये इक्वल सेट है। तो लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ए और बी जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट तो सेम है बट ये सेट दोनों डिफरेंट है, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 आप लोगों को दिख रहा होगा कि जिसमें हमारे पास एक सेट है, जिसके इस सेट को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, और फिर हमसे पूछा है देन द नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन दिस सेट, ठीक है। तो आप बताइए कि इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 0 या 1? तो इसके अंदर 1 एलिमेंट होंगे, ठीक है। अगर इसके अंदर जो एलिमेंट है वो है 5, ठीक है। तो 5 को हम लोग कह सकते हैं कि एक एलिमेंट की तरह यहाँ पर ट्रीट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर सेट ए इज़ इक्वल टू 5 होता, इसका मतलब ये है कि ए के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर हम करली ब्रैकेट लगा दें तो ये एलिमेंट की तरह बन जाएगा, एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। तो 5 जो है यहाँ पर ये एलिमेंट हो गया। अगर ये ब्रैकेट ना होती तो हम ये बात कहते कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। ब्रैकेट लग जाएगी तो ये एलिमेंट की तरह ट्रीट होने लगेगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ब्रैकेट है, इसके अंदर एक एलिमेंट है जिसको 5 हम कहते हैं, ठीक है। तो अगर ब्रैकेट लगा है तो यहाँ पर एक एलिमेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें हमने एक सेट लिया है ए और एक सेट लिया है बी। तो हमें ए माइनस बी और बी माइनस ए पता करना है, आखिर ये होगा क्या, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखिएगा कि ए हमारा ये सेट है, बी हमारा वो सेट है। तो अगर इस वाले सेट में से इस वाले सेट को घटा दें, इसका मतलब है इस वाले सेट में जितने एलिमेंट हैं और इस वाले सेट में जितने एलिमेंट हैं, तो बी वाले में जितने एलिमेंट हैं अगर उतने एलिमेंट ए में भी हैं तो उस वाले एलिमेंट को हमें यहाँ से निकाल देना है, वो हमारा ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो ए माइनस बी हमारा हो जाएगा, आप देखिएगा 4 तो इसमें है नहीं, 8 है नहीं, 12 है, 12 को मुझे निकाल देना होगा, 16 इसमें नहीं है और 20 नहीं है। तो हमारा ए माइनस बी क्या बनेगा? 3, 6, 15, 18 और 21, ठीक है। तो ये हमारा ए माइनस बी हो जाएगा। अच्छा, ए माइनस बी का मतलब कि बी वाले एलिमेंट को ए वाले एलिमेंट से निकाल देना है, और बी माइनस ए को अगर हम देखें, बी माइनस ए का मतलब हो जाएगा कि ए वाले जितने एलिमेंट हैं हमारे उसको बी वाले में से हम निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिएगा कि अब बी माइनस ए मतलब ये बी सेट है, अब ये ए सेट है, इसमें कितने एलिमेंट इसमें मौजूद हैं उसको हमें निकाल देना है, ठीक है। तो इसमें 12 है, इसको निकाल देना है, और तो कोई नहीं दिख रहा है। तो b माइनस ए हमारा हो जाएगा 4, 8, 16, 20, ठीक है। तो ये होता है a माइनस बी और b माइनस ए,
आप लोगों ने इसका डिफरेंस भी समझ लिया होगा। बेसिकली इसको मैंने एक्सप्लेन किया था सिमेट्रिक डिफरेंस में, सिमेट्रिक डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। इस चीज़ को मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि a माइनस बी और b माइनस ए में क्या डिफरेंस होता है। एक क्वेश्चन की मदद से हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया है और एक सेट a लिया है और एक सेट b लिया है, और मुझे a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट और a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट और a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट आप लोगों को पता होगा कि आखिर होता क्या है, ठीक है। तो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट में से मैं ए वाले सेट को निकाल दूंगा, ठीक है। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट जो हमारा निकलेगा यूनिवर्सल सेट में से मैं ए वाले को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये कुछ क्या बनेगा हमारा, मतलब इसमें आप एलिमेंट देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 6 8 9 7 नहीं है। तो अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मतलब इसमें से 1 2 3 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा कुछ ये बचेगा, ठीक है। तो 5 6 8 9 ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये बी यूनिवर्सल सेट में से हम बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट ये है, अब इसमें से 2 4 6 8 2 मतलब ये नहीं रहेगा, 4 6 8, ठीक है। बाकी जितने एलिमेंट बच रहे हैं उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 1 3 5 और 9, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट अगर आपको निकालना है तो उस यूनिवर्सल सेट में से उसके एलिमेंट को हमें घटा देना है। तो जो एलिमेंट इसमें बचेगा उसी को यहाँ लिख देना है, ठीक है। अब तीसरा जो हमें निकालना है ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। थर्ड वाला ज़रा देखिएगा कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मुझे निकालना है, ठीक है। तो ये कुछ खास नहीं, आप डी मॉर्गन्स लॉ को अगर पढ़े होंगे तो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट मुझे पता है, बी कॉम्प्लीमेंट मुझे पता है, इसका करना है इंटरसेक्शन, मतलब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा। तो कॉमन आपको कुछ दिख रहा है, कॉमन है 5 और 9, तो यहाँ 5 और 9 मैंने लिख दिया, ठीक है। आप इसको एक और तरीके से कर सकते थे कि पहले ए और बी का यूनियन लेते फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेते, मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को घटा देते। तो फ़िलहाल जब हमें डी मॉर्गन्स लॉ पता है तो हम इसका इस्तेमाल करके इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा डी मॉर्गन्स लॉ यही कहता है कि ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट इस पर चला आएगा और इस पर चला आएगा और ये यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। और इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ में दिया हुआ है, बी का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, इंटरसेक्शन लेना है मतलब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है। तो 5 कॉमन है और 9 कॉमन है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसी तरीके से देखिएगा कि ए इंटरसेक्शन बी, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जो कि बेसिकली ये भी डी मॉर्गन्स लॉ है। तो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर यूनियन हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए मुझे पता है, बी पता है, इसका कर लेते हैं यूनियन। तो यूनियन कर लेते हैं मतलब सारे एलिमेंट को लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 3 5 9 6 8, ठीक है। यूनियन लेने का यही मतलब है कि जो एलिमेंट रिपीट हुए हैं उनको हमें नहीं लिखना है, बट इसमें 2 बार तो लिखना नहीं है क्योंकि सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यूनियन हमने यहाँ पर ले लिया और इन दोनों को लिख दिया। तो ये कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन थे जो कि हमने कर लिए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को दिख रहा होगा कि जिसमें हमारे पास x और y 2 सेट हैं और नंबर ऑफ़ एलिमेंट x में हमें दिए हैं 17 और नंबर ऑफ़ एलिमेंट y में दिए हैं 23 और नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन x यूनियन y में दिए हैं 38। तो हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y में निकालना है, ठीक है।
तो इसका जो बेसिकली फार्मूला होता है वो कुछ ये होता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन x यूनियन y ये बराबर होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। बड़ा ही सिंपल सा इसका अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ पर हमने बना लिया एक यूनिवर्सल सेट। ठीक है, सपोज़ करिएगा कि हमारे पास यहाँ पर एक सेट x है, आपको दिख रहा होगा, और एक सेट y है। ठीक है, ये x है, ये y है। तो हमें बेसिकली अगर x यूनियन y में नंबर ऑफ़ एलिमेंट अगर निकालने हैं तो हमने x के सारे एलिमेंट ले लिए और फिर ये वाले रीजन के ले लिए। ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो रीजन बच रहा है इसके, ठीक है, मतलब x के ये, और फिर ये बीच का पार्ट हमें नहीं लेना है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये x वाले रीजन में आ जाएगा, तो ये वाले रीजन का हमें चाहिए। ठीक है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि x के एलिमेंट और y के सारे एलिमेंट, और इस बीच वाले रीजन को घटाना पड़ेगा एक बार, क्योंकि x में एक बार ये आ चुका है, फिर जब हमने y को लिया तो ये दोबारा से आ गया। ठीक है, तो इस वाले रीजन को हमने एक बार घटा दिया है। तो बेसिकली ये होता है हमारा सिंपल फार्मूला। अब इसी पे बेस एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा, हमें निकालना है नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y, मतलब इसको निकालना है। तो इसको इधर करते हैं तो बन जाएगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन x यूनियन y। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट x में कितना है 17 प्लस y में 23 माइनस यूनियन में 38। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7 3 10 1 2 3 4 40 माइनस 38, जो कि आ जाएगा 2।